चलिए हम तो स्टार्ट करें। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने से पहले हमें इसके सारे के सारे फॉर्मूलोज को समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूले आपके बड़े काम आएंगे। उसके पहले हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे आज। सबसे पहले बात करें सेल्स। क्वेश्चन में आपको गिवन होगी सेल्स। इस फॉर्मेट को समझ के हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का करेंगे तो दैट इज कम कंट्रीब्यूशन। तो क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। अब यहां से हम थोड़ा सा एक फिगर भी इसमें रख रहे हैं। मान के चलिए हम $1000 की सेल कर देते अमाउंट में, डॉलर वैल्यू, ये हमने रख लिया डॉलर वैल्यू, और यहाँ हमने रख दिया यूनिट्स। और मान के चलिए 200 हम सेल करते थे। एक यूनिट को बनाने में हमें लगती थी वेरिएबल कॉस्ट, सपोज दैट $400। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? $600। तो 200 यूनिट बनाते थे, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर हमसे कोई पूछे तो 600 डिवाइडेड बाई 200, तो ₹3 पर यूनिट हमें क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन। तो अब इस कंट्रीब्यूशन को ही हमने समझना है। मतलब कि हमें एक यूनिट क्या है, एक प्रकार से ₹600 का प्रॉफिट देती है। मतलब एक यूनिट को हम बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है? 600 का प्रॉफिट। ये बात समझ में आ गई? इस बात में तो कोई डाउट नहीं है सर। ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट शुरू दिन समझाई थी। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है कि नहीं लगेगा, बताओ। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि जो कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज होने से चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान के चलो तुम्हें कोई पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए तुम्हें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा कि नहीं? मान के चलो एक पेन बनाना है तो उसके लिए तुमको ₹10 का रॉ मटेरियल लगेगा। 2 पेन बनाना है तो 20 का, सर 3 बनाना है तो 30 का। तो बताइए, प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज हो रहे हैं तो चेंज हो रही है कि नहीं कॉस्ट? हाँ ठीक है सर। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन। अब हम इस कंट्रीब्यूशन को विभिन्न तरीके से, डिफरेंट टाइप से एनालिसिस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स। सर सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हमने कर दिया। अब हम इसको अगर परसेंटेज में देखें, अगर मैं यहाँ ऐसा कर दूं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100, तो क्या आ जाएगा मेरा? कंट्रीब्यूशन का रेशो आ जाएगा और इसी को मैं बोलता हूं पीवी रेशो। पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा पीवी रेशो कितना है? 60%। है कि नहीं? यस। तो अगर मेरा पीवी रेशो 60% है तो इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट
40% होगा। तो मैं यहाँ भी ऐसा भी कर सकता हूँ, सेल्स इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला बनाते आया, समझ में आया? यस सर। तो सर इसका मतलब आप ये भी कर सकते हो, इसी को हमने रिवर्स कर दिया था, सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन, क्या कर दूं, पीवी रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सर एक बारी ऐसी सेल से वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना। ऐसे ही हम सेल से भी निकाल सकते हैं, सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशो होगा तो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। तो हमें ये डिफरेंट तरीके से इसको करना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं 1 माइनस पीवी रेशो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट का रेशो, या ये कह सकते हैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज अगर ले लें तो हो जाएगा हमारा पीवी रेशो। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू। तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ें सीखी। अब अगर हम इनका रिलेशनशिप सीखें, रिलेशनशिप, अगर 10% से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इफेक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। सर अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो फिर प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है तो कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा। सर हमारी सेल प्राइस बढ़ती है, सेल प्राइस इंक्रीज होती है तो भी हमारे कंट्रीब्यूशन को क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट इंक्रीज होगा। अगर सेल्स प्राइस बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ कॉस्ट जाएगा, हटा देंगे सेम तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सेल प्राइस बढ़ेगी तो, है ना? अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है तो भी सर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट है। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे वो। सही आपने क्या बताया, अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है 10% तो कंट्रीब्यूशन भी तो इंक्रीज होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूँ इसको 10% से इसको 1100 कर दूँ तो वेरिएबल कॉस्ट तो वही है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो परसेंटेज में अगर चेक करें तो 500 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी यहाँ पे 500 नहीं होगा, यहाँ पे 700 होगा ना। जी तो 700 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 100 तो 64% हो गया, जो कि हमारा पहले 60% था। सो हमें इसके रिलेशनशिप के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी 200 यूनिट बनाते थे, अब अगर हम इसको 400 कर दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमारा, हमारी कॉस्ट तो वही, सेल्स भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगी, तो इसका इम्पैक्ट कहीं भी हमारे उसके ऊपर नहीं आएगा। तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन सेल प्राइस बढ़ने से
इम्पैक्ट पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने और गिरने से इम्पैक्ट पड़ता है। सेल की प्राइस में, सेल की डॉलर वैल्यू बढ़ने में और कम होने पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सेल्स के वॉल्यूम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और सेम टाइम अगर हम वॉल्यूम कम कर दें तो भी क्या हमारे कंट्रीब्यूशन में इम्पैक्ट आएगा? वॉल्यूम बढ़ाना ही की बात कर रहे थे, अगर हम वॉल्यूम कम कर दें, इज इट पॉसिबल कि हमारे कंट्रीब्यूशन में किसी प्रकार का कोई चेंज आए? सोचो एक सेकंड के लिए, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। वॉल्यूम का क्या बड़ा में पड़ेगा इम्पैक्ट कि नहीं? नहीं सर, वॉल्यूम जितनी अगर सेल्स कम हो रही है, अगर जैसे सिर्फ 100 की प्रोडक्शन हो रही है तो कॉस्ट भी 100 की प्रोडक्शन के साथ तो हमारे वॉल्यूम से हमारे कंट्रीब्यूशन पे किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अब आगे इसके बढ़ेंगे हम लोग। इसी क्वेश्चन को नीचे टाइप कर ले रहा हूँ मैं, सेकंड चेंज कर लेता हूँ पुराना। अब अगर हम यहाँ देखें तो अभी हमने $1000 की सेल करी थी और हमने यूनिट्स ले ली थी, ये हमारी यूनिट्स हैं सोल्ड। अब हम इसके आगे बढ़ा रहे हैं। इस कंट्रीब्यूशन में से हम एक और चीज़ लेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो जैसे ही हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं, मान के चलिए आपकी फिक्स कॉस्ट थी 200, दैट विल कम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा आ गया $400। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सर इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो सर आप ये भी कह सकते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड कर दूं मैं अगर पीवी रेशियो से, तो क्या आएगा? अगर इस पूरे फिगर को मैं पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूं, व्हाट इट विल कम, और मल्टीप्लाई कर दूं 100। सर क्या बोला था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो क्या आना चाहिए? 100%। 100%। सेल्स। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का रेशो ही अपना 60% है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम देख लें तो सर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट हमारी थी 200 और प्लस था 400 प्रॉफिट, तो 600 हो गया। और पीवी रेशो हमारा इस क्वेश्चन में 60% है। तो हम ठीक है ना, हमारा 60% था ना कंट्रीब्यूशन का रेशो। जी। तो ये चेंज क्यों आ रहा है? जरा कैलकुलेटर पे करके देखो ना, वही आना चाहिए। एक सेकंड, फिक्स को हमारा 200 प्लस 400 को ब्रैकेट्स में लेना, 1 मिनट। क्योंकि पहले प्लस होगा ना वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमें हमेशा पता होना चाहिए कि क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का रेशो क्या है? अपने अपने पीवी रेशो ही कंट्रीब्यूशन का रेशो है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के। सर 1 मिनट, ये 1000 आया कैसे? लेकिन मैथमेटिकली तो समझ आ गया, लेकिन
लॉजिक से फॉर्मूले सोचो, से फॉर्मूले से सोचो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का टोटल क्या है? वो तो 600 है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन अपने आप में 60% ऑफ सेल्स है। तो ये हम निकाल चुके हैं कि 600 हमारा कंट्रीब्यूशन से 60% ऑफ सेल्स, तो इस 60 से डिवाइड कर दिया तो रेसिप्रोकल करके हम सेल्स पे नहीं पहुंच गए, क्योंकि पीवी रेशो अपने आप में कंट्रीब्यूशन का रेशो है। पीवी रेशो ही अपने आप में कंट्रीब्यूशन का रेशो है। और कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या था? कंट्रीब्यूशन रेशो था अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब दोनों को सामने रख के देखो। Got it, समझ गया। Basically, we're negating the contribution effect to get sales. Got it. अब हम आगे एक और चीज़ रखें, मैं अगर आपसे पूछूं सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, व्हाट इट विल कम? सेल्स से पीवी रेशियो निकालूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटाऊंगा तो प्रॉफिट आएगा क्या? तो एक और फॉर्मूला बना लिया हमने। ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखा जाए तो है फॉर्मूला कुछ नहीं, बस यही आपको समझ में आना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया, उसी को हम आगे पीछे घुमा के चीज़ें निकाल रहे हैं। तो सेल्स इनटू पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये। सर एक इफ यू डोंट माइंड एक क्वेश्चन आस्क करूं? सर वो एक सेकंड वो फिर से बता दूं, मुझे समझ नहीं आया था वो इनिशियली जो आपने बताया था ना कि अगर हम सेल्स बढ़ाते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या, हाँ ये वाला पार्ट। आप सोचो, लॉजिक से सोचो, अगर मैं सेल प्राइस को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख के देखते हैं अभी अपन, यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं दोबारा। सेल्स मेरी 1000 थी, 1000 रुपये में मैं बेचता था। वेरिएबल कॉस्ट मेरी 400 थी, मेरा कंट्रीब्यूशन 600 था। तो अब मैं अगर इंक्रीज करता हूँ सेल्स में, तो मैंने मान के चलो सेल्स 1200 बढ़ा दी, तो वेरिएबल कॉस्ट का सेल से क्या रिलेशन? वो तो वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगी 400, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? हाँ, because variable cost is fixed per unit. यस, यहाँ 60% है। लेकिन अगर वॉल्यूम को बढ़ा दूँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये डबल कर दी, 1000 की जगह यहाँ 2000 कर दी, तो ये भी तो अपने आप में 800 हो जाएगा। हाँ राइट, तो ये 1200 आ जाएगा। तो 1200 डिवाइडेड बाई अगर 2000 करूंगा तो वही आएगा ना, 60%। तो वॉल्यूम के कारण, वॉल्यूम में बढ़ने से, क्वांटिटी बढ़ने से कंट्रीब्यूशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्वांटिटी बढ़ने और गिरने से अगर मैं आधी कर देता तो भी क्या फर्क पड़ता? राइट, गॉट इट। तो वॉल्यूम पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कंट्रीब्यूशन पे। तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए। तो सेल्स इनटू पीवी रेशो, तो सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट आया हमारा। तो अब अगर हम इसी फॉर्मूले को, सेल्स को यहां रख दूं मैं, वो जो हमने ऊपर लिखा था, सेल्स यहां रख दूं, फिक्स कॉस्ट उधर चले जाए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो, तो सेल्स आती है कि नहीं आती है? जो हमने पहले लिखा था ये, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो इज इक्वल टू सेल्स आती है। तो हमने करा कुछ नहीं, हमने ये सारे जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं, इतने सारे, ये हमने केवल इसी चार्ट से डिराइव किए हैं। आपको उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए बस। यहां तक समझ में आ गया? तो सर अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में अगर मुझे प्रॉफिट को निकालना है तो ये हमने लिखा ही
सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। और सेल्स, और सर अगर फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो साहिल क्या करें, मैथ्स के तुम स्टूडेंट हो, अगर फिक्स कॉस्ट पता करना हो तो क्या करूं? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, वही आ गया हमारा पीवी रेशियो। तो इससे आता क्या है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। तो आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, मतलब आपका दिमाग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते समय क्लिक करना चाहिए। और क्लिक कैसे करेगा, अगर आपने ये फॉर्मूले इस चार्ट से इससे बनाना सीख लिए तो। इतनी जगह से बस आपको सीखना है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन निकालना। तो हम दो चीज़ सीखेंगे, BEQ और ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो आएगा डॉलर वैल्यू में आएगा ये, और ये हमारा क्वांटिटी में आएगा। तो हम ब्रेक इवन क्या होता है, जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब हम ऐसा कह दें कि जहां पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो हमने लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट कब जीरो आएगा, जब फिक्स कॉस्ट भी मेरी कितनी हो जाए, 600 हो जाए। टोटल कॉस्ट की जगह मैं ऐसा लिखूं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो जाए। तभी तो मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आएगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ, तभी तो मेरा प्रॉफिट ज़ीरो होता है, क्योंकि मुझे 1000 का माल बेचने पर 400 की वेरिएबल कॉस्ट थी, कंट्रीब्यूशन 600 का हो गया। और अगर मेरी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन अगर इक्वल हो जाए, देन इट इज़ द पोजीशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला अगर बनाएं कि सर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, BEQ ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो बताइए कोई कंपनी अपना ब्रेक इवन लोअर पे रखना चाहेगी कि हायर साइड रखना चाहेगी? कंपनी वांट्स टू देयर ब्रेक इवन लोअर साइड और हायर साइड? लोअर साइड। लोअर साइड। रीजन बीइंग, सोचिए आप, एक टाटा कंपनी है, जल्दी ब्रेक इवन होगा तो उनका प्रॉफिट जल्दी, दे विल बी मोर क्विकली इन द प्रॉफिट। एक टाटा कंपनी है, 1 लाख रुपए उसकी फिक्स कॉस्ट है। उन्होंने एक फैक्ट्री खरीदी है जिसकी, और वो नैनो बनाते हैं, नैनो, और नैनो बनाने की उन्होंने सेल्स प्राइस रखी है 1 लाख रुपीज़, और कंट्रीब्यूशन उनकी जो बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट आती है, टाटा कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट आती है 50,000, तो उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आता है CPU वो आता है 50,000। तो वो अगर 2 कार बेच देंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, तो जैसे ही वो 2 कार बेच देंगे, वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर चुके होंगे। तो उनका ब्रेक इवन मतलब वो हमेशा कोशिश करेंगे, अपने सेल्स टीम को टारगेट देंगे कि आपको इन एनी केस हर साल 2 कार तो बेचना ही बेचना है। अगर आप 2 के ऊपर बेचोगे, 4 कार बेच दोगे, तो मुझे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 4 कार बेच देंगे तो सर ब्रेक इवन 2 था, तो 2 इंटू 50,000,
सीधे लाख का प्रॉफिट, क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर ही प्रॉफिट आता है, उसके पहले तो आता ही नहीं है। तो मेरी BU की 2 थी, तो 2 के ऊपर जैसे ही चला गया तो सर 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। सर अगर 10 कार बेच देंगे तो सीधी बात है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 8 इंटू, आप पूरे फॉर्मेट में भी रख के देख लो कि 10 कार बेचेंगे तो 4 लाख ही प्रॉफिट आएगा। लेकिन आपको पूरा फॉर्मेट नहीं रखना। अगर आप पूरा फॉर्मेट में रखेंगे तो सेल्स 10 कार करी ना, हमने यहाँ कार लिख लेते हैं, वैल्यू देखेंगे हम 10 इंटू 1 लाख, तो सर ये हो गया। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 10 की कितनी हो गई, 10 इंटू 50,000 तो 5 लाख। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 10 लाख था ना, 3 अच्छे, तो 5 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट तो हमारी वही रहना, चाहे वॉल्यूम कितना ही बढ़ जाए, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी, 1 लाख थी, तो प्रॉफिट कितना आ गया। कंट्रीब्यूशन कैसे नहीं आ रहा सर, 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन क्या किया था? वेरिएबल कॉस्ट में से हम सेल्स में से अगर वो माइनस करेंगे, ओके सर ठीक है। ये नेगेटिव फिगर है, तो यहाँ से हमने माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो हम आ गए प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब मैं हमेशा मेरा ब्रेक इवन कम साइड लोअर रखना चाहूँगा, BEQ, क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी बेचकर मैं अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहा हूँ, मेरे लिए बेटर है। तो टाटा कंपनी अगर 2 कार बेच के ही अपनी ब्रेक इवन को रिकवर कर लेती है, तो अगर वो जितनी ज़्यादा कार बेचे जाएगी उनका प्रॉफिट उस ऊपर से पड़ जाएगा। तो हम ब्रेक इवन क्वांटिटी के ऊपर जब सेल करना शुरू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमने समझा BEQ। नाउ वी आर, ये जो आपने BEQ निकाला है ऊपर वाले एग्जांपल में, नैनो वेरिएबल कॉस्ट और CPU में, ये कैसे आपने 100,000 को डिवाइड किया है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 100,000 है ना टाटा कंपनी की। हाँ जी, ये है ना फिक्स कॉस्ट। तो 100,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कर दिया, तो 2 कार हमारा ब्रेक इवन आ गया। तो हमने फॉर्मूला लिखा ना, ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला आपने? सेल्स माइनस CPU था, ये CPU कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 1 लाख की 1 कार बेचते हैं और 1 कार को बनाने में 50,000 का एक्सपेंडिचर आता है, तो 50,000 हमारा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट। और हमने क्या कर दिया, हमको 1 कार के लिए 1 कार से 50,000 मिल जाता, तो हमको 1 लाख रिकवर करना, तो हमें कम से कम 2 कार बेचनी पड़ेगी। आप ऐसा सोचो कि मेरी कोचिंग क्लास की फीस 1 लाख रुपए किराया है, रेंट, और मैं एक बच्चे से 50,000 रुपये रिकवर करता हूँ, तो कितने बच्चे आ जाएं कम से कम मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मुझे मिनिमम 2 बच्चे हर महीने चाहिए। ओके आई गॉट इट। अच्छा ठीक है, इट्स ब्रेक। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आने के बाद मैं प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं हमेशा चाहूँगा मेरा ब्रेक इवन क्या हो, लोअर हो। जितना मेरा ब्रेक इवन लोअर होगा उतनी जल्दी मैं प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन पर आ जाऊँगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ वैल्यू में, ब्रेक इवन। अब मैं ब्रेक इवन वैल्यू में बात करता हूँ कि कितने का माल बेचूँ। तो मेरी यहाँ पे जो फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो कर दूँ। पीवी रेशो अपने आप में है क्या, पीवी रेशो अपने आप में कंट्रीब्यूशन का ही रेशो है। तो यहाँ पर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, वही 100,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशो मेरा 50% है। सर ये कैसे पता चला, ऐसे पता चल गया, 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50,000 को 1 लाख से डिवाइड किया तो 50% मेरा वो आ गया होगा पीवी रेशो, जो आपको ऊपर सिखाया सबसे पहले। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो कर देता हूं तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स आ जाती है। तो सर 2 लाख रुपए का माल बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। एक कार की कीमत 1 लाख है तो 2 कार की कीमत 2 लाख होगी। तो हम ऐसा भी कर सकते थे सर, 2 × 1 लाख = ब्रेक इवन सेल्स, पर ऐसा भी कर सकते हैं।
हम ये भी तो कर सकते थे सर, सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू BEQ इज इक्वल टू BEP सेल्स। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। इसके आगे तो इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो कि BEU के ऊपर अगर हम एक्सेस ऑफ BEQ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड MOS। MOS का मतलब था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सर MOS हमें सही है, तो MOS हमेशा शुड बी लोअर साइड और हायर साइड रखना चाहिए। हायर। तो MOS का फॉर्मूला हो गया सेल्स माइनस ब्रेक इवन इज इक्वल टू MOS। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं MOS प्लस BP इज इक्वल टू सेल्स। तो सर हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सारे फॉर्मूला आज ही बता दो के। तो वो फॉर्मूले के बगैर तो होगा ही नहीं ना। मैंने फॉर्मूले तुमको बनाना सीखा, याद कहाँ करा रहा हूँ मैं। मैंने एक चार्ट बनाया है और आप इसको 10 बार देखो, मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। इसको सेव कर देना एक्सेल को आप, ताकि हम रिवाइज कर लें। तो MOS इन परसेंटेज अगर हमें चेक करना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं सर सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइडेड बाई, इसलिए तो आपको एक दिन का पूरा गैप मिलेगा ना हर लेक्चर के बाद अब, ताकि आप इसको रिवाइज करो। एक दिन का क्या, 2 दिन का हो गया। आज सुबह की क्लास होगी तो आज का पूरा दिन है आपके पास, या रात को पढ़ो जब भी। सेल्स इंटू BEP, सेल्स माइनस BEP डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 कर दूं, क्या हो रहा है? तो MOS क्या आ जाएगा? MOS इन परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर सर मेरे इस क्वेश्चन में मेरी सेल 10 यूनिट होती और मेरा BEP अगर 2 है, तो इसका मतलब सर 10 - 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो 8 डिवाइडेड बाई 100। MOS मतलब लेमन लैंग्वेज में मतलब कैसे क्या होता क्या है? प्रॉफिट। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो प्रॉफिट। जैसे हमारे एग्जांपल में हम समझे, हमने वो टाटा नैनो का एग्जांपल लिया, फिर से एक बार ले लेते हैं उसको। हाँ जी। तो हमने एक कार की कीमत रखी ना, 1 कार की कीमत क्या है? सेल प्राइस। 1 लाख। ये हमारी सेल्स प्राइस है। एक कार की सेल प्राइस रखी हमने 1 लाख, और ये हमारी कार है, और हमारी उस कार को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगती थी वो 50,000 लगती थी। तो हमारा इसको हम बोलते थे कंट्रीब्यूशन की, इतना हमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस करके 50,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन में मैंने आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट मैंने कितनी दी है? 1 लाख दी है। तो मेरा ब्रेक इवन कैसे आया? ब्रेक इवन पॉइंट मुझे निकालना है कि कितनी कार बेच दूं जिससे प्रॉफिट नहीं आए और ना लॉस आए। तो मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया किससे? पीवी रेशो से। पीवी रेशो मेरा 50% है। पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन का रेशो। ये 50% कैसे निकला? 50 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो 50% जो मेरा है
वो मेरा पीवी रेशो है। तो पीवी रेशो से डिवाइड कर दिया तो मेरी क्या आ गई, ब्रेक इवन सेल्स। तो कितना आया वो, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 0.5। ये तो अमाउंट में है कि 2 लाख रुपए की बेचूं, मतलब कितनी कार बेचूं, बी ई यू की कितना हो गया, 2 कार्स। तो अब अगर मान के चलो मैं 4 बेचता हूं, 4 से की जगह मैं 5 बेचता हूं, तो 5 कार को बेचने पे मुझे पैसा कितना मिलेगा, 1 लाख इंटू 5 लाख। लेकिन मेरा बीपी सेल्स कितनी है, 2 lakhs। तो मेरा एमओएस क्या हो गया, 3 लाख। अगर अब लेमन टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जैसे जैसे मेरी ब्रेक इवन को मैं क्रॉस कर गया हूं, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ओर आ चुका हूं। अब मेरी कंपनी को प्रॉफिट्स होना शुरू हो गया। ये 3 लाख मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये 3 लाख में वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है। करेक्ट। हाँ, ये 3 लाख तो मेरी सेल्स है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया एमओएस का, सेल्स माइनस बीपी सेल्स, यही किया ना आपने। मैंने इसको परसेंटेज में बोल दिया, एमओएस इन परसेंटेज। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या रखा, यही सेल्स, यही वाला माइनस बीपी सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू अगर 100 कर दे तो वो एमओएस इन परसेंटेज आ गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं सेल्स, मेरी अगर एमओएस इस क्वेश्चन में कितना है, 3 lakhs। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कितना है, मेरी 5 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 करो कितना है, 60,000। 60% है, 60% है ना मेरी। तो इसका मतलब मेरी बीपी 40% होगी। एमओएस 60% है तो बीपी 40% होगी कि नहीं होगी, आप करके देख लो। इस सेल्स का, ये जो 5 लाख की हमारी 5 कार की सेल थी, उसका 40% निकाल लो तो हमारी 2 लाख बीपी सेल्स आ गई। 2 लाख। तो हम ऐसा कह सकते हैं 1 माइनस एमओएस परसेंटेज इज इक्वल टू बीपी परसेंटेज। तो हमने एमओएस के कितने फॉर्मूले सीख लिए, एमओएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो अब अगर हम एमओएस का एक और फॉर्मूला लिखें जिसको आपको जस्टिफाई करना है, अगर मैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो रख दूं, इट इज ऑल्सो एमओएस। आप करके देखो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये एजीटी नीचे उतार रहा हूं, हमारी ब्रेक इवन सेल 2 कार आ गई थी ना, सेल्स हमारी 5 लाख है। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी ले रखी है हमने, यहाँ फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं 1 सेकंड के लिए। 1 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना आएगा, 5 लाख की मेरी सेल थी ना, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 50 इंटू 5। तो हमने 50,000 रखी थी, तो 50,000 रखी थी ना वेरिएबल कॉस्ट, तो 2.5 लाख रुपए हो गई मेरी कंट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स कॉस्ट कितनी है,
प्रॉफिट आ गया। तो अब मैं एमओएस का एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो। सब प्रॉफिट हमारा 1.5 लाख है, पीवी रेशो कितना है हमारा 50%। 50%। तो मेरी एमओएस 3 लाख है, और वैसे ही मुझे पता है 3 लाख थी वैसे भी, देखो 2 लाख मेरी बीवी थी, तो ये इस तरीके से भी आ जाता है। क्योंकि मैंने क्या किया, उस मतलब जो आपने एमओएस निकाला था, उस एमओएस में से आपने वेरिएबल कॉस्ट अगर जैसे ही आप माइनस कर देंगे ना, तो प्रॉफिट आ जाता है। ये जो 3 लाख की एमओएस थी ना, 3 लाख में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। एमओएस कितनी है मेरी, कितनी यूनिट है एमओएस मेरी, BEQ 2 था, तो मतलब मेरा एमओएस 3 था। तो अगर मैं इस 3 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर देता हूँ सीधे, तो मेरा 1.5 लाख प्रॉफिट आ ही जाने वाला था, जो ये आ चुका है। क्यों सर इसमें फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करेंगे ना? फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन तक ही रिकवर हो चुकी है। फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे रिकवर कर चुके हैं ना ऑलरेडी। फिक्स कॉस्ट के ऊपर ही तो एमसीक्यू वो आता है, एमओएस। ब्रेक इवन कब आता है, जब मैं अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर चुका हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ लिखे हमने, हाँ राइट, यहाँ लिखा था ना मैंने सबसे ऊपर, टोटल फिक्स कॉस्ट इजिकल टू कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब है, जब टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। अब कितनी भी सेल करते जाऊं फिक्स कॉस्ट थोड़ी लगेगी, और फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो चुकी है। तो सीधे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको माइनस किया और वो सारी चीजें आ गई। ये थोड़ा फिर से बता दो सर, लास्ट पार्ट में थोड़ा लॉस्ट हो गया हूँ। मैंने बोला कि हम लोग जैसे ही ब्रेक इवन के ऊपर पहुंच जाते हैं, हम एमओएस की पोजीशन पर आ जाते हैं। मतलब हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैसे बढ़ते जाती है जब हम ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे मेरे इस क्वेश्चन में मेरा ब्रेक इवन क्या था, 2 कार था। तो जैसे ही मैंने 5 कार बेच दी, तो 3 कार मेरी कितनी है, एमओक्यू कितनी, एमओक्यू वो एमओएस था, एमओक्यू कितना है मेरा यहाँ पे 3 है। मार्जिन ऑफ क्वांटिटी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो एमओएसक्यू बोलते हैं उसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी कितनी है, 3 कार है कि नहीं है। 2 कार के ऊपर मैं केवल प्रॉफिट कमा रहा था 2 कार तक, तो मतलब 2 कार तक मेरा ब्रेक इवन क्वांटिटी आता था, और इस ब्रेक इवन क्वांटिटी के ऊपर जो सेल की जाती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके। तो मैं हमेशा अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्या करना चाहूँगा, हमेशा हायर साइड पर ही रखना चाहूँगा। तो ये सारे फॉर्मूले थे, और अगर आपको ये फॉर्मूले हो गए तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट है वो 75% कंप्लीट हो जाता। अब वो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देंगे इस फॉर्मूले में रखने के लिए कि ये मिसिंग है तो वो कर दो, ये मिसिंग है तो वो कर दो। तो मैंने आपको ज़्यादा समझाया कुछ नहीं, मैंने आपको ना अपने 10 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ दे दिया 50 मिनट के अंदर इस जगह से। कौन चैप्टर का पार्ट है सर ये वाला? ये दैट इज है आपका, ये डिसीजन मेकिंग में आएगा, आपका डिसीजन मेकिंग में। मतलब इसके बिना आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको बहुत सारे, ये पूरा चैप्टर आपको है ना वेरियस कॉस्टिंग वाले चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब इस चैप्टर का रिलेवेंस हर जगह से है, कॉस्टिंग का बेसिक है अगर मैं इसको कहूँ तो। ये कहीं पे भी आ सकता है, एमओएस निकालना, ब्रेक इवन निकालना, BQ निकालना, कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर में आपसे। वैसे पूरा चैप्टर डिसीजन मेकिंग में कवर होता है ये, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्टअप ऑफ कॉस्टिंग है। कॉस्ट अकाउंट मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक है ये। मतलब आपको कहीं बुक में एक जगह ऐसे सेपरेटली ऐसे फॉर्मूले नहीं लिख के दे देंगे, वो कहीं भी किसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। as per the textbook ये मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस कॉस्टिंग भी बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। आपको बहुत सारे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी।
इस पूरे कॉन्सेप्ट की, किसी की भी एमओएस की जरूरत पड़ सकती है, ब्रेक इवन की जरूरत पड़ सकती है। दिस इज बेसिकली ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। जनरली तो मैं क्लास के सबसे पहले डे ही एक क्लास भी लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको थोड़ा आप लोग कॉन्फिडेंट बढ़ जाए आप लोगों का। तो बस ये रिकॉर्डिंग मिल जाए तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको। रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ये पूरा इसमें मैंने आप लोगों को इस 50 मिनट के लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख के एक बार पूरा सुन के अपने हैंड से सारे फॉर्मूले खुद बनाना सीख जाते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी इसमें। हाँ जी। तो एमओएस और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। साहिल क्लियर है? हाँ सर, बस थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर लिया ना एक दिन में, मैं रिवाइज कर लूँगा तो इसे। इसके आगे तो प्रोसेस नहीं करूँ ना, इतनी रखूँ फिर इसको? हाँ प्लीज़ आगे मत जाओ। ठीक है, तो फिर मैं वैसे भी अब तो फिर हम जब वेडनेसडे मिलेंगे तो इसके हम डिटेल कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। तो मीनवाइल आपके पास 1.5 दिन का टाइम है, मतलब आज का दिन आधा समझ लो जो भी, क्योंकि आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स हो आप, तो इसको आप रिवाइज करो। और है ना, जैसे मैंने वीडियो बनाया वैसे ही आप एक बार फॉर्मूले खुद क्रिएट करो। अगर आप फॉर्मूले खुद क्रिएट नहीं करोगे तो आप जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मन में हज़ारों डाउट आएंगे, सर ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। देखिए मैंने ना इस टेबल से लेकर 25 से 30 फॉर्मूले बनाए, अभी इसको और तोड़कर 10 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। 20-25 फॉर्मूले बना दिए हमने इतनी सी जगह से। केवल हमने जो फॉर्मूले बनाए वो केवल इसी जगह से बनाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं इसको टेक्स्ट बुक से रेफर करता हूँ तो ये चैप्टर किस पार्ट में है? मैंने बोला ना डिसीजन मेकिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस में। चैप्टर से मत रेफर करो और कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आप अप्रोच से चलोगे ना तो आपको मैं देखो, चैप्टर वाले ना सेल्स ब्रेक इवन को इतना लंबा चौड़ा बोलेंगे, 4 पन्नों पे बोलेंगे। मैंने आपको क्या समझा, मैंने वो टाटा नैनो कार नहीं समझाएंगे आपको, मैंने आपको अपनी इंडियन मेंटालिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक लेमन टर्म में समझा दिया। आप देखो मेरे जो समझाने से आप वहाँ हो सकता है और कुछ कन्फ्यूजन लेकर आ जाओ, बट मैं आपको सर नहीं एक्चुअली अगर रिवाइज करना हो टेक्स्ट बुक से तो मैं कौन से सेक्शन परफॉर्मेंस एनालिसिस में सी पॉइंट में वो देखना पड़ेगा, वहाँ लिखा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि वो अलग अलग जगह डालते हैं ना इन चीज़ों को। तो पहला काम, वो तो मेरा काम है आपको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस कराना। पहला आपका काम, अगला जो काम है वो आपका इसको पूरा रिवाइज करके रखना है। आपको फॉर्मूले फ्रेम करते आना चाहिए। मतलब जब हम क्वेश्चन कर रहे हो, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो आपको मेरे से ये नहीं पूछना चाहिए कि ब्रेक इवन क्वांटिटी में सर आपने फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू क्यों कर दिया। आपको क्लियर होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए क्वांटिटी, जैसे मैंने कार का एग्जांपल देके आपको BEQ निकाला, ये दो कार कैसे आई है हमारी, ये मैंने निकाली है, ये निकाली थी ना। कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000, फिक्स कॉस्ट 1 लाख थी मेरी, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 मैंने 2 कार निकाली। तो वो बढ़ता है, ब्रेक इवन बढ़ता है तो एमओएस बढ़ता है, ब्रेक इवन कम होता है तो एमओएस बढ़ता है, ब्रेक इवन बढ़ता है तो एमओएस रिड्यूस होता है। जैसे जैसे BEQ बढ़ेगा एमओएस आपका रिड्यूस होते जाएगा, और जैसे जैसे BEQ कम होगा आपका एमओएस बढ़ते जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है BEQ और एमओएस में, इनवर्स है कि नहीं है? क्योंकि BEQ कम रखेंगे तभी तो एमओएस ज़्यादा आएगा। अगर जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा ना कि 20% अगर MOU की है, BEP है, तो 80% आपका वो होगा। 100% से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो सर इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको 50-40 कर दूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है एमओएस रिड्यूस होकर 60 हो जाएगा। तो BEP बढ़ने से एमओएस कम होता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कम होती जाती है। आपका ब्रेक इवन हायर साइड पे आता है। ज़्यादा माल बेचकर ज़्यादा माल बेचना पड़ता है आपको आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो यू ऑलवेज वांट कि आपका जो ब्रेक इवन है वो लोअर साइड हो और एमओएस हायर साइड हो। जितनी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंपनी की फिजिबिलिटी टू सर्वाइव ज़्यादा होगी, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, कंपनी लॉन्गर रन में रन कर सकती है, क्योंकि कंपनी कम माल बेचकर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है कि कंपनी कम क्वांटिटी बेचकर कम सेल प्राइस पर ही अपनी फिक्स कॉस्ट को क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है। तो दैट इज द पार्ट। तो ये वाला जो सेक्शन हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये समथिंग चैलेंजिंग सेक्शन भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसीलिए आप लोगों को पहले सारे बेसिक्स और आसान वाली चीज़ें पढ़ाकर अब आप लोग थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, मेरा वे ऑफ स्टडी भी समझ चुके होंगे। इसीलिए ये चैप्टर को मैंने एक साथ में स्टार्ट किया, क्योंकि ये चैप्टर ही असली CMA यही है। यहाँ से जो कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस
जो शुरू होगा ना, दैट इज समथिंग। और यहाँ को समझने के लिए आपको अकाउंट्स के नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ आपको कैलकुलेशन और एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जिसका जितना अच्छा मैथमेटिक्स है वहाँ उसको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना है। यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग है ना, क्योंकि CMA नॉट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, इट इज़ फॉर, क्योंकि साहिल तो इंजीनियर हैं, तो कॉमर्स के, मेडिकल साइंस वाले सभी लोग इसको इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर एनालिटिक्स। तो अब आप जो आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं USCMA में, वो आप पढ़ने वाले हैं एनालिसिस। तो उस एनालिसिस के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। मैं ये लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ और इसको मैं आपको YouTube पे